तो स्टार्ट कर देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, जिसके अंदर पूछा है कि डार्सी लॉ क्वांटिफाइज द वॉल्यूम ऑफ ग्राउंड वाटर फ्लो पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ द एक्वीफर, या पर यूनिट टाइम, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द एक्वीफर, या फिर पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एक्वीफर पर यूनिट टाइम, बिल्कुल जो है आपको पूछा है। अब डार्सी लॉ अगर आपने देखा है तो वी हैव अ बेसिक एक्सप्रेशन, ठीक है, जहाँ पे Q इक्वल्स टू माइनस के ए डी एच बाई डी एल, जहाँ पे ये है हमारा ऑब्वियसली डिस्चार्ज, ठीक है, Q। तो ये जो Q है ये और कुछ नहीं है, आपका डिस्चार्ज यानी कि वॉल्यूम ऑफ ग्राउंड वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर यानी कि ग्राउंड वाटर पर यूनिट टाइम के कंटेक्स्ट के अंदर है बिल्कुल ये। तो आपका वॉल्यूम ऑफ ग्राउंड वाटर फ्लो पर यूनिट टाइम, ठीक है, एक तरह से। अब अगर डार्सी लॉ के जगह पे हो सकता है कि अगर इन कंटेक्स्ट बिल्कुल जो है, जैसे कि दिस द एक्सप्रेशन आप Q इक्वल्स टू माइनस के ए डी एच बाय आपका डी एल, बिल्कुल, तो इन दैट केस वी कैन से बिल्कुल जो है इट्स वॉल्यूम ऑफ ग्राउंड वाटर फ्लो पर यूनिट टाइम। अगर इसी की जगह पे यानी कि डार्सी लॉ की जगह पे बिल्कुल जो है अगर ये डार्सी वेलोसिटी अगर पूछते, तो इन कंटेक्स्ट ऑफ डार्सी वेलोसिटी बिल्कुल जो है वी यूज V इक्वल्स टू Q बाय ए। तो ऐसे में आपका जो डिस्चार्ज है पर वो यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया हुआ बिल्कुल, तो इन दैट केस वी कैन से वॉल्यूम ऑफ ग्राउंड वाटर फ्लो पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द एक्वीफर पर यूनिट टाइम, बिल्कुल, तो वो होता अगर ये वेलोसिटी अगर पूछते तो बिल्कुल, ठीक है, इन दैट कंटेक्स्ट। तो फिलहाल ऑप्शन बी जो है वो है करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, जिसके अंदर आपको पूछा है कि अकॉर्डिंग टू द स्ट्रैलर स्ट्रीम। अब ज़्यादातर बिल्कुल जो है आपको यहाँ पे जब स्ट्रीम ऑर्डरिंग पूछी जाती है तो मेजॉरिटी ऑफ जितने भी क्वेश्चन है वो स्ट्रैलर के रिगार्डिंग ही है। ऑर्डरिंग सिस्टम विच इज़ द हाइएस्ट ऑर्डर ऑफ द स्ट्रीम इन द गिवन डायग्राम, ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर है, जो ऑब्वियसली शॉर्टर होती है वो फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट 1 and 1 इट्स 2, ये ऑब्वियसली 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर भी ये 1 और 1 बिल्कुल जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 बन जाएगी, दिस वन इज़ 1। अब इसके आगे बिल्कुल जो है डिफरेंट एक तरह से ऑर्डरिंग सिस्टम स्टार्ट होती है। अब जब स्ट्रैलर की बात आती है तो स्ट्रैलर से बिल्कुल जो है सेम नंबर जो है एक तरह से वो हायर नंबर बनाता है, बट एक तरह से एक लोअर नंबर और एक हायर नंबर बिल्कुल जो है एक तरह से आपको, ठीक है, 2 और 1 है तो एक लोअर एंड एक हायर बिल्कुल जो है एक तरह से उसमें से आपको हायर ही मिलेगा। 2 + 1 3 नहीं होता, यहाँ पे 2 + 1 बिल्कुल जो है 2 ही रहेगा बिल्कुल। 3 के लिए कंडीशंस बिल्कुल जो है एक तरह से काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि जब 2 प्लस बिल्कुल जो 2 आएगा तब जाके बिल्कुल जो हायर ऑर्डर, द नेक्स्ट हायर ऑर्डर बिल्कुल जो है यहाँ पे एक तरह से आएगी। तो यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर यानी कि इट विल स्टिल बिल्कुल जो है बिकम योर सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड एंड फर्स्ट ऑर्डर यानी कि इट विल स्टिल बिकम बिल्कुल जो सेकेंड ऑर्डर। नाउ सेकेंड एंड सेकेंड बिल्कुल जो है ये बन जाएगी आपकी थर्ड ऑर्डर। तो आपके पास जो एक तरह से बिल्कुल जो पूछा है कि हाईएस्ट ऑर्डर जो है वो थर्ड ऑर्डर है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो है आपका यहाँ पर बिल्कुल जो करेक्ट, ठीक है। एक तरह से यहीं पे अगर चीज़ें चेंज हो जाती हैं तो ऑब्वियसली आपकी मेथड्स जो है स्ट्रीम ऑर्डरिंग की वो चेंज हो जाएगी। तो स्ट्रैलर के अंदर 1 and 1 2, ठीक है, एक तरह से यहाँ पर भी 1 and 1 2, लेकिन 2 and 1 2 ही रहेगा, 2 and 1 ऑब्वियसली हायर नहीं जाएगा, ठीक है, इन दैट कंटेक्स्ट एक तरह से। अगर आपको 2 and 1 3 करना है जो कि ऑब्वियसली है तो इट्स श्रीव ऑर्डर, जो कि ऑब्वियसली आपके क्वेश्चन के अंदर पूछा नहीं है। ओके, तो ऑप्शन बी जो है वो है यहां पर करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, जिसके अंदर पूछा है कि टनल विद द वर्टिकल वॉल्स एंड आर्च क्राउन। तो ऑब्वियसली जनरली टनल्स हमारे पास कुछ इस तरह से होती है जहाँ पे वर्टिकल वॉल्स होते हैं और ऑब्वियसली जो है आर्च शेप बिल्कुल जो क्राउन होता है। अब इस आर्च शेप क्राउन को मल्टीपल नाम से भी एक तरह से बिल्कुल जो है हम बोलते हैं। समटाइम्स आप सिंपली बिल्कुल जो है इसको रूफ भी बोल सकते हो, ठीक है। अल्टरनेटली अगर आपने बुक्स के अंदर बिल्कुल जो देखा है तो वी कैन सिंपली से बिल्कुल जो है इधर वी कैन से क्राउन और इधर वी कैन से बिल्कुल जो है आपके टनल का रूफ बोल सकते हो, या फिर इसी को जो है बैक भी बोला जाता है, ठीक है। यहीं पे ऑब्वियसली इसको हम फ्लोर बोलेंगे या अल्टरनेटली बिल्कुल जो है इसी को हम इनवर्ट भी बोलते हैं। तो अल्टरनेट या मल्टीपल टर्म्स है एक ही बिल्कुल जो है एरिया के लिए। So the tunnel with the vertical walls and arch crown is constructed through a set of sedimentary beds. The thickness of individual bed is significantly less than, तो this is the main thing। तो आपकी जो बेड की जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा कम है बिल्कुल, कंपेरेटिवली बिल्कुल लेस देन द वॉल हाइट ऑफ द टनल। तो वॉल की जो हाइट है, हाइट की जो लेंथ होगी
ठीक है, वॉट एवर बिल्कुल जो लेंथ है उस लेंथ के कंपैरिजन में बेड का जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल जो है कम है, वॉल के लेंथ के कंपैरिजन में बेड की थिकनेस इज कम। अब बेड की थिकनेस बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपके टनल की स्टेबिलिटी के अंदर, इसको वन बाय वन देखेंगे एक तरह से, ठीक है। लेस देन द वॉल हाइट ऑफ द टनल, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वन द टनल वॉल बिकम अनस्टेबल। तो आपके पास 4 कंडीशंस है, तो ये है ही क्वेश्चन एक्चुअली कंडीशंस के ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट आपको कंडीशंस दी गई है, हर एक कंडीशंस को आपको बिल्कुल जो है चेक करना होगा, और इनमें से कौन सी कंडीशन जो है, ठीक है, ये आपको एक काइंड ऑफ सिंपल सा रिलेशन दिया है जहां पर थिकनेस और लेंथ दोनों ऑब्वियसली बिल्कुल जो है कंसिडर की जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जो स्टेटमेंट्स के अंदर है यहां पर, जहां पर ये टनल जो है कंप्लीटली आपका अनस्टेबल बिल्कुल जो है बन जाएगा। ओके, अब पहला पूछा इन्होंने अ टनल एक्सिस, टनल का एक्सिस यानी कि ऑब्वियसली ये, सो दिस इज योर टनल का एक्सिस बिल्कुल, ठीक है। सो टनल एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल, तो फिलहाल के लिए हमारा टनल का एक्सिस बिल्कुल जो है हॉरिजॉन्टल ही है, यहां से यहां तक बिल्कुल, ठीक है। तो क्या इस कंडीशन में ये अनस्टेबल रहेगा। दूसरा पूछा है द बेड्स आर हॉरिजॉन्टल, तो टनल का एक्सिस बिल्कुल जो है कुछ इस कंटेक्स्ट में है, और आपके जो बेड्स है, ठीक है, यहां पर वो आपके हॉरिजॉन्टल है। अब बेड्स ऑब्वियसली बिल्कुल बॉटम से रहेंगे बिल्कुल, तो क्या इस कंडीशंस के अंदर हम बोल सकते हैं कि ये अनस्टेबल रहेगा बिल्कुल, ठीक है। और इन्होंने उसी कंटेक्स्ट के अंदर बिल्कुल जो है चीजें पूछी है। अब वैसे देखा जाए तो ये एक्चुअली अगर ऐसा है, ठीक है, कंप्लीटली बिल्कुल कि भाई टनल का एक्सिस बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट है या हॉरिजॉन्टल है, मेजॉरिटी ऑफ सभी टनल्स के अंदर वो हॉरिजॉन्टल ही रहेगा, बहुत रेयर टू रेयर बिल्कुल जो है वो किसी और कंटेक्स्ट में आएगा विथ रिलेशन टू एटीट्यूड ऑफ बेड, आपका बेड किस तरह से उसके कंटेक्स्ट में वो पैरेलल परपेंडिकुलर उस तरह से बिल्कुल जो बोलेंगे बिल्कुल वो। तो ये कंडीशन जो हुई, ये कंडीशन एक्चुअली इस स्ट्रक्चर को फिलहाल तो अनस्टेबल नहीं बनाती है, ये कंडीशन, ठीक है, इस रिलेशन के साथ ये कंडीशन जो है एक्चुअली इसको स्टेबल बना देती है। कैसे देखते हैं। ओके, तो देखिए हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस है यहां पे, उनमें से कुछ कंडीशंस के ऊपर थोड़ा सा बिल्कुल जो ध्यान देते हैं, और वो भी स्टार्टिंग से, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल स्टेटमेंट्स और आपको यही पूछा है क्वेश्चंस के अंदर बिल्कुल जो है कि इन चारों कंडीशन में से कौन सी कंडीशन ऐसी है जहां पर एक तरह से टनल की वॉल बिकम्स अनस्टेबल। ओके, तो अगर टनल की वॉल, अब टनल की वॉल मींस इन दैट कंटेक्स्ट दे आस्क, तो अगर टनल की वॉल अगर एक तरह से बिल्कुल जो है अनस्टेबल होती है तो उससे पहले आपको एक छोटी सी चीज पता रहनी चाहिए, विच इज योर एटीट्यूड ऑफ रॉक, एटीट्यूड इन कंटेक्स्ट ऑफ डीप एंड स्ट्राइक बिल्कुल जो यहां पे बोला है। इन द केस ऑफ स्ट्रेटिफाइड रॉक वही लेयर बाय लेयर यानी कि सेडिमेंटेड रॉक, तो हाँ हमें भी क्वेश्चंस के अंदर यही पूछा है कि कंस्ट्रक्टेड थ्रू अ सेट ऑफ द सेडिमेंटेड रॉक, द ओरिएंटेशन, ठीक है, यानी कि एटीट्यूड, और उसके साथ साथ बिल्कुल जो है थिकनेस, जिसका जिक्र स्पेसिफिकली आपके स्टेटमेंट के अंदर यानी कि क्वेश्चन के अंदर किया है कि जो थिकनेस है, ठीक है, ऑफ इंडिविजुअल बेड वो ऑब्वियसली बहुत कम है कंपेयर टू द ऑब्वियसली आपका टनल का वॉल। So the thickness of the rock in relation to the tunnel alignment plays an important role, especially in disturbing the stresses created during the excavation. This horizontal rock, हमारा भी पहले ऑप्शंस के अंदर बिल्कुल जो है एक तरह से आपका बेड हॉरिजॉन्टल ही था, बेड हॉरिजॉन्टल ही है, ये भी आपकी बिल्कुल कंडीशन ही है। टनल का एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, और जिस बेड के अंदर वो टनल बनाई है वो बेड भी बिल्कुल जो है हॉरिजॉन्टल ही है, कुछ इस तरह से। तो ये कंडीशन हुई, तो उन्होंने वही पूछा कि क्या इस कंडीशंस के अंदर आपके टनल की वॉल स्टेबल रह सकती है या फिर नहीं रह सकती बिल्कुल। सो द हॉरिजॉन्टल रॉक और स्लाइटली डिपिंग रॉक यानी कि रॉक डिपिंग विच इज लेस देन द 10 डिग्री stresses created during the excavations, and if the rock are horizontal with thickness more than the height of the tunnel, बिल्कुल height of the tunnel यानी कि टनल की वॉल। अब आपको एक रिलेशन ऑलरेडी दिया है, रिलेशन क्या है आपका, जो रिलेशन है वो है कि एक तरह से आपके बेड की या फिर बिल्कुल जो है वॉल ऑफ टनल इज मच ग्रेटर देन बिल्कुल जो है आपका बेड का थिकनेस, या फिर आप बोल सकते हो कि बेड की जो थिकनेस है वो बहुत कम है कंपेयर टू द बिल्कुल जो है आपके टनल के वॉल के, बिल्कुल ये आपको रिलेशन दिया है। यहां पर जो स्टेटमेंट है वो रिवर्स है, यहां पे बोल रहे हैं कि बिल्कुल जो थिकनेस इज मोर देन द हाइट ऑफ द टनल, तो मोर देन का आपको कुछ दिया ही नहीं है, क्वेश्चन उस कंटेक्स्ट में पूछा ही नहीं है, तो ठीक है देख लेते हैं। देन होल टनल विल रिमेन इन द सेम रॉक एंड द फेयर गुड टू रूफ इफेक्ट एज लोडिंग ऑफ द टनल बैक विल ऑल्सो रिमेन सेम थ्रू द इट्स विड्थ, ठीक है, एंड द लेंथ। नाउ द सेकंड कंडीशन इन सेम सिनेरियो, इन अ केस रॉक थिकनेस इज लेस देन द टनल हाइट। अब देखो ये
कंडीशन आपके क्वेश्चंस के अंदर आपको बिल्कुल जो दी है कि आपके रॉक वहां पे बेड बोला है कि भाई रॉक के बेड की थिकनेस बहुत कम है आपके टनल की हाइट यानी कि टनल के वॉल के कंपैरिजन में, ठीक है, देन द मोर देन द वन रॉक विल रन थ्रू द टनल, ठीक है। तो थिकनेस ऑफ इंडिविजुअल बेड्स इज सिग्निफिकेंटली लेस देन द बिल्कुल जो है वॉल हाइट ऑफ द टनल। तो दिस इज और कंडीशन। इस कंडीशंस के अंदर बिल्कुल क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है वो थोड़ा सा बिल्कुल जो है यहाँ पे देखेंगे। तो इन दैट कंडीशन देन मोर देन वन रॉक विल रन थ्रू द टनल, बिल्कुल। तो अगर इस तरह की कंडीशन है, ठीक है, तो ऐसे में आपको बिल्कुल जो है क्लियरली देखने को मिल रहा है डिफरेंट डिफरेंट रॉक बिल्कुल जो है थ्रू आउट द टनल्स आपको बिल्कुल जो है देखने को मिलता है। दिस कंडीशन एक टनल है, ओके। यहां पर क्या था कि जो वॉल की थिकनेस है उसके कंपैरिजन में बेड की थिकनेस ज्यादा थी, तो पूरे एक सिंगल रॉक के अंदर ही वो टनल बन गई। स्टेबल की कंडीशन है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर क्या है, एक तरह से आपके बेड की थिकनेस कम है लेकिन वॉल की हाइट ज्यादा है, तो थिकनेस कम होने की वजह से ऑब्वियसली ये एक बेड उसके वॉल के अंदर आ गया, सेकंड बेड, यानी कि ऑब्वियसली एक तरह से अब यहां पे पेट्रोलॉजी चेंज होने लगेंगी, बिल्कुल। एंड जस्ट बिकॉज मोर देन वन रॉक विल रन थ्रू द टनल, इन सच केसेस द टनल शुड बी प्लेस्ड और डिजाइन टू हैव इट्स बैक यानी कि ऑब्वियसली आप उसको रूफ भी बोल सकते हो, बैक इन द स्ट्रॉन्गेस्ट रॉक, तो जहां कहीं पे भी होगा उस कंडीशंस के अंदर की बात है। और यहां पर ऑब्वियसली वो स्ट्रेस बिल्कुल जो है रिमेनिंग की कंडीशंस के अंदर और फेयर गुड की कंडीशंस के अंदर रहता भी है, यानी कि एक काइंड ऑफ ये स्टेबल हुई। अब यहां पे आपको वो वर्ड नहीं मिलेगा जिस तरह के क्वेश्चन के अंदर या ऑप्शंस के अंदर रहेगा, तो उस तरह के अगर वर्ड्स अगर ढूंढोगे तो शायद से नहीं मिलेंगे आपको डायरेक्टली। तो इन दैट कंटेक्स्ट बिल्कुल जो है ये हम बोल सकते हैं कि दिस इज अ स्टेबल कंडीशन, ओके। ये सेकंड वाली लेस देन थिकनेस वाले, बिल्कुल। तो पहला जो ऑप्शन है वो तो ऑप्शन बताता है कि अगर आपके टनल की जो साइड वॉल्स है उसके कंपैरिजन में ऑब्वियसली स्मॉलर हॉरिजॉन्टल बेड्स अगर है तो ऐसे में, और टनल का एक्सेस भी अगर एक हॉरिजॉन्टल है, तो ऐसे में मोस्टली पॉसिबल है कि पूरी की पूरी ये जो टनल की वॉल की कंडीशन है या टनल की वॉल है वो अनस्टेबल नहीं, वो स्टेबल ही रहेगी यहाँ पे। अब सेकेंड कंडीशन बिल्कुल जो यहाँ पे दी है वो है द टनल एक्सिस इज पैरेलल। अब हॉरिजॉन्टल नहीं है, पैरेलल। अब पैरेलल किसको रहेगा, तो रॉक की एक तरह से एटीट्यूड डीप और स्ट्राइक को रहेगा, कहीं ना कहीं दोनों में से। तो स्ट्राइक ऑफ द बेड, अब स्ट्राइक ऑफ द बेड यानी कि बिल्कुल कहीं ना कहीं अब आपका स्ट्राइक है, स्ट्राइक क्या रहता है, एक इंक्लाइंड प्लेन को इंटरसेक्ट करने वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर बिल्कुल जो है इमेजिनरी लाइन, बिल्कुल इट्स स्ट्राइक लाइन। तो स्ट्राइक ऑफ द बेड विच डिप्स अ 45 to 60 डिग्री, बिल्कुल। अब विथ रेफरेंस टू एन इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल, ठीक है, यहां से बिल्कुल जो है दिस योर मैक्सिमम 90, एक 45 से लेकर बिल्कुल जो है 60 डिग्री के बीच में आपका डीप है, ये बनी आपकी स्ट्राइक, ओके। तो टनल का एक्सिस जो है, टनल का एक्सिस इज पैरेलल टू द स्ट्राइक, वो हॉरिजॉन्टल ही है, ठीक है, एक तरह से। लेकिन जो आपके बेड्स है इस बार बेड्स ऐसे तिरछे है, ऐसे में क्या होगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कोलैप्सिंग सम पार्ट। जब भी आप इंक्लाइंड बेड के अंदर टनल को कंस्ट्रक्ट करते हो तो ऑब्वियसली वहां पर पॉसिबिलिटी होती है किसी एक साइड से, डिपेंडिंग कि किस साइड में, लेफ्ट या राइट साइड में बिल्कुल जो है वो इंक्लिनेशन ऑफ बेड है, स्ट्रेस कहां पे ज्यादा डेवलप हो रहा है, ऐसे में। तो ऑब्वियसली इधर दोनों में से एक साइड में बिल्कुल जो है वॉल के कोलैप्सिंग की पॉसिबिलिटीज ऑलरेडी बिल्कुल जो है ज्यादा हो जाती है, इवन पर्कुलेशन ऑफ वाटर के चांसेस भी ऑलरेडी बढ़ जाते हैं। ऐसी कंडीशंस के अंदर ऑटोमेटिकली बिल्कुल जो है हम बोल सकते हैं कि आपका टनल जो है कहीं ना कहीं अनस्टेबल की कंडीशंस के अंदर ऑलरेडी चला गया है, विच इज अ कंडीशन हियर इंक्लाइंड रॉक के अंदर बताया है, ठीक है। यहां पे भी इंक्लाइंड है, यहां पे भी इंक्लाइंड है, दो अलग अलग बिल्कुल जो कंडीशंस आपको दिए है। इन इंक्लाइंड रॉक विल शो वेरिड नेचर ऑफ डिपोजिशंस, ठीक है, एक तरह से डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्राइक एंड द डीप विद रिस्पेक्ट टू द टनल अलाइनमेंट। रॉक में स्ट्राइक पैरेलल टू द टनल लेंथ एंड आपका बिल्कुल जो है मे डीप टुवर्ड्स द राइट और लेफ्ट वॉट एवर बिल्कुल फ्लैंक है। लोड कॉन्सेंट्रेशन ड्यू टू द कमिंग रॉक विल बी ईदर इन द राइट और लेफ्ट, वॉट एवर जो कंडीशन होती है टनल विच नीड टू बी टेकन इन टू अकाउंट इन टनल डिजाइन, स्पेशली इन टनल वॉल, ठीक है, इन विच द रॉक्स आर लाइटनिंग। अब यहां पे इस तरीके के स्पेसिफिक वर्ड्स नहीं यूज करें कि वो स्टेबल है या अनस्टेबल, लेकिन देयर इज सम पॉसिबिलिटी कि यहां पे ऑब्वियसली बिल्कुल मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि कंप्लीटली वॉल जो है वो कोलैप्स कर जाने की, बिल्कुल कंप्लीटली, ओके। सो टनल पैरेलल टू द स्ट्राइक ऑफ द रॉक डिपिंग बिल्कुल साइडवेज, ये सेम जैसे कि वैसे बिल्कुल जो है आपको स्टेटमेंट दिया है, जहां पे ऑब्वियसली लोडिंग यहां पे कहीं ना कहीं आपको फ्लैंक्स के ऊपर देखने को इजीली मिल जाती है। ये आपकी एक अनस्टेबल कंडीशन हुई, वॉल बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं हो सकती है।
नेक्स्ट अगर देखें, द टनल एक्सिस इज पैरेलल टू द स्ट्राइक ऑफ द बेड, ऊपर भी वैसा था, द टनल एक्सिस इज पैरेलल टू द स्ट्राइक ऑफ द बेड, यहां तक तो ठीक है, एंड द बेड्स आर वर्टिकल। अब बेड इंक्लाइन नहीं है आपके, ठीक है, एक तरह से अब बेड ही वर्टिकल है, तो बेड वर्टिकल है, उसको परपेंडिकुलर जो है एक तरह से वर्टिकल बेड है, तो ऑब्वियसली इसी कंटेक्स्ट में रहेगा, उसको परपेंडिकुलर स्ट्राइक रहेगी, उस परपेंडिकुलर स्ट्राइक को बिल्कुल जो है उस टनल का एक्सिस है, इस कंटेक्स्ट में है। तो इन दैट कंटेक्स्ट अगर बेड वर्टिकल है आपके, यहां पे भी आपका बेड वर्टिकल है, यहां पे हॉरिजॉन्टल था फर्स्ट कंडीशंस के अंदर, बेड हॉरिजॉन्टल, यहां पे वर्टिकल। अब वर्टिकल कैसे है, यहां पे दो कंडीशंस है वर्टिकल की, ओके, यहां पे इंक्लाइन थे, इधर लेफ्ट और राइट, दोनों कंटेक्स्ट में क्या होगा, इधर लेफ्ट वाले फ्लैंक के ऊपर एक तरह से प्रेशर आएगा, या फिर आपके राइट वाले फ्लैंक के ऊपर बिल्कुल, यानी कि टनल के वॉल के ऊपर प्रेशर आएगा, जिसकी वजह से अनलोडिंग होगी, और वहीं पे बिल्कुल जो है आपका टनल का वॉल कहीं ना कहीं एक तरह से वीकर और अनस्टेबल हो जाएगा। अब यहां पे ये आपका टनल है, अब टनल के एक्सिस को पैरेलल या परपेंडिकुलर, जैसे कि ये टनल है, ये टनल का एक्सिस है, ठीक है, आपके वर्टिकल बेड की जो स्ट्राइक है वो फिलहाल इस कंडीशन के अंदर परपेंडिकुलर है, और यहां पर आपके टनल के एक्सिस को वर्टिकल बेड की जो स्ट्राइक है वो पैरेलल है। ये दो डिफरेंट कंडीशंस है बिल्कुल जो है दी हुई, ओके, कंप्लीटली। अब क्योंकि इन दोनों कंडीशंस के अंदर सेम रॉक के अंदर से बिल्कुल जो है टनलिंग जारी है, तो लगभग मेजॉरिटी ऑफ टाइम देखा गया है कि यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड बहुत अच्छे से होता है, जो कि अगेन इसको स्टेबल बना, यानी कि टनल के वॉल के ऊपर बहुत ज्यादा बिल्कुल जो आपको अनस्टेबिलिटी का इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। वर्टिकल रॉक में बी फाउंड इन 3 डिफरेंट फैशंस, ठीक है, 3 अलग अलग कंडीशंस इन्होंने दिए है रिस्पेक्ट टू द टनल अलाइनमेंट। फर्स्ट केस दी है स्ट्राइकिंग पैरेलल टू द टनल का लेंथ, बिल्कुल, तो ये टनल की लेंथ को पैरेलल की जो है एक तरह से कंडीशन दी है हमें। अब ये कंडीशन यानी कि आपका ऑप्शन सी है कि टनल का एक्सिस पैरेलल टू द स्ट्राइक ऑफ द बेड कंप्लीटली, और बेड वर्टिकल है। अगर ऐसा है तो क्या टनल की वॉल स्टेबल रहेगी या अनस्टेबल रहेगी, तो ऑब्वियसली वहां पे वो स्टेबल ही रहती है, ठीक है। सेकंड केस आपको दिया है जहां पे परपेंडिकुलर द टनल लेंथ, तो हमने लिया है, ये टनल है, टनल की लेंथ है, टनल की लेंथ को ही टनल का एक्सिस भी बोला जाता है, बिल्कुल, ठीक है, और उसको परपेंडिकुलर आपके वर्टिकल बेड से। ऐसे कंडीशंस के अंदर क्या होगा, तो ऑब्वियसली अगेन स्टेबिलिटी की कंडीशन आपको देखने को मिलेंगी। और एक थर्ड है जहां पे थर्ड केस सम एंगुलर रिलेशनशिप स्ट्राइक विद द टनल। अब ये एंगुलर रिलेशनशिप क्या है, बिल्कुल, तो ऑब्वियसली वो तिरछा वो इंक्लाइन बेड के अंदर चले जाते हैं, तो जस्ट कीप इट। The most important fact in vertical rock in all 3 conditions is that the rock will load back to the tunnel heavily, बिल्कुल। A non-ideal situation essentially require properly strengthening and the support. Thickness again will the play important role, बिल्कुल, ठीक है, completely एक तरह से। So यहाँ पे comparatively की अगर बात चले कि टनल एक्सिस परपेंडिकुलर, आपका बेड वर्टिकल है, टनल एक्सिस बिल्कुल जो है एक तरह से पैरेलल स्ट्राइक टू द स्ट्राइक ऑफ द बेड, बेड इज वर्टिकल, बिल्कुल, ठीक है, दोनों कंडीशन के अंदर ये भी स्टेबिलिटी बताती है। अब देखो वहां पे लोड का जिक्र जरूर बहुत ज्यादा किया है, लेकिन जब ऑप्शंस ज्यादा होते हैं और आपको कंपैरिजन करना होता है, इन दैट कंटेक्स्ट बिल्कुल जो है ऑप्शन बी जो है वो सबसे ज्यादा आपके टनल को वॉल को अनस्टेबल यहां पे बिल्कुल जो बना रहा है, ठीक है, दैट्स व्हाई ऑप्शन बी जो है वो है यहां पर करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके, यह है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, जिसके अंदर पूछा है कि प्लंजिंग फोल्ड विल नॉट शो वी शेप आउटक्रॉप पैटर्न। अब जनरली आउटक्रॉप पैटर्न्स जो देखते हो आप, ठीक है, रूल्स ऑफ वीज के अंदर वहां पे जनरली बेड्स होते हैं, इंक्लाइन बेड्स, वर्टिकल बेड्स, हॉरिजॉन्टल बेड, देन बिल्कुल जो है वैली डीपनिंग, अपवर्ड, डाउनवर्ड, इन दैट कंटेक्स्ट। अगर वही चीज अगर प्लंजिंग फोल्ड प्लंज कब होता है, एक तरह से आपका फोल्ड है, ये फोल्ड का एक्सिस है, तो ये प्लंजिंग फोल्ड नहीं है, नॉर्मल बिल्कुल जो है आपका अपराइट फोल्ड हुआ, तो उसको आप प्लंजिंग कब बोलते हो, जब ये फोल्ड का एक्सिस इस इमेजिनरी अर्थ के सरफेस के साथ किसी तरीके का इंक्लिनेशन अगर बनाता है, तब वो एक तरह से बिल्कुल जो है प्लंज फोल्ड बोला जाता है, और इस एंगल को हम प्लंज एंगल बोलते हैं उस कंडीशंस के अंदर, बिल्कुल। अब कंडीशन है प्लंज की, और पूछ रहे हैं कि ये प्लंज फोल्ड वी शेप आउटक्रॉप कब नहीं दिखाएगा, जब दिखाएगा वो नहीं चाहिए। ऑब्वियसली 3 ऑप्शंस ऐसे रहेंगे जिसके अंदर वो वी शेप आउटक्रॉप दिखाने वाला है नेचर के अंदर। कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां पे ऑब्वियसली बिल्कुल इरोजन होने के बाद वो वी शेप आउटक्रॉप दिखाएगा ही नहीं, और वो आपका ग्राउंड कैसा ऑन अ प्लेनर ग्राउंड सरफेस, बिल्कुल। इफ द प्लंज ऑफ द फोल्ड एक्सिस इज, तो आपका फोल्ड एक्सिस का प्लंज कैसा रहना चाहिए कि उसने वी शेप आउटक्रॉप बनाना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल, इस कंटेक्स्ट में आपको पूछा है। तो फर्स्ट इज इक्वल टू द डीप ऑफ द ग्राउंड सरफेस इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। सो आपका
इधर यू कैन बिल्कुल जो ड्रॉ लाइक दिस और ड्रॉ लाइक दिस, लेफ्ट राइट, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जहां कहीं भी रिलेशन दिया है कि सेम डायरेक्शन विद द ग्राउंड सरफेस, तो इज इक्वल टू द डीप ऑफ द ग्राउंड सरफेस। और ग्राउंड सरफेस कैसा है? प्लेनर। तो ये मेरा ग्राउंड का सरफेस है, ठीक है, और जितनी इसकी, अब क्योंकि वो प्लेनर है तो ये 0 डिग्री है, और अगर ये 0 डिग्री पे है तो ऑब्वियसली आपके फोल्ड का एक्सिस भी 0 है, और अगर आपके फोल्ड का एक्सिस भी 0 है तो ये नॉन प्लंजिंग फोल्ड है, तो आपको प्लंजिंग फोल्ड बोला। तो ठीक है, प्लंजिंग है इन दैट कंटेक्स्ट बिल्कुल, लेकिन वो कंप्लीटली एग्जैक्टली वी कैन से बहुत बार छोटे छोटे स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं लेस देन 10 डिग्री के कंटेक्स्ट में, ठीक है, या फिर नियरली 10 डिग्री के कंटेक्स्ट में, उसको भी जनरली प्लंजिंग के अंदर कंसिडर कर लेते हैं। सो ऐसे में ये है आपका जहां पे बिल्कुल जो है इक्वल टू द डीप ऑफ द ग्राउंड सरफेस इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन यानी कि एक्सिस जिस डायरेक्शन में पॉइंटिंग कर रहा होगा उस डायरेक्शन के अंदर। ऐसे में जब इरोजन होगा तो ऐसे इरोजन के अंदर कभी भी एक्चुअली वी शेप आउटक्रॉप पैटर्न बनता ही नहीं है, ठीक है। तो आपको वी शेप आउटक्रॉप पैटर्न्स किस किस कंटेक्स्ट में मिलते हैं, वो भी एक रेफरेंस प्लंजिंग फोल्ड, क्योंकि आपको स्पेसिफिकली प्लंजिंग फोल्ड के कंटेक्स्ट में आउटक्रॉप पैटर्न पूछा है। तो प्लंजिंग फोल्ड विच इज एसेंशियली अ टिल्टेड फोल्ड। अब व्हाई टिल्टेड? क्योंकि वो प्लंज्ड है, तो ऑब्वियसली फोल्डिंग्स वगैरह हर एक चीज टिल्टेड रहेगी। दैट क्रिएट्स अ वी शेप पैटर्न्स ऑन द सरफेस। लेकिन आपको पूछा है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है कि जो फोल्ड की एक्सिस की कंडीशन हो सकती है जहां पे वो वी शेप आउटक्रॉप पैटर्न बने ही ना, ठीक है। In a plunging anticline, the oldest strata can be found at the center of the V, ठीक है, and V point is in the direction of the plunge of the fold axis, so and so. सिंक्लाइन के लिए बिल्कुल जो है उस कंटेक्स्ट के अंदर बिल्कुल जो है आपको चीजें दी है, ओल्डर एंड एंगर के कंटेक्स्ट के अंदर बिल्कुल जो है आपको एक तरह से दी है कि कोर के अंदर क्या है उस कंटेक्स्ट के अंदर, ठीक है। अब सेकंड इज, ये तो यहाँ पे क्लियर है वैसे भी, ठीक है, कंप्लीटली, कि अगर वो इक्वल है तो वहां पे प्लंजिंग वगैरह कुछ बिल्कुल जो है चीजें एक तरह से काइंड ऑफ बनेगी नहीं। चलो ठीक है, नहीं समझा उससे, दूसरी चीजें ले लेते। ओके, तो इंटरसेक्शन ऑफ फोल्ड विद टोपोग्राफी, वही आपके आउटक्रॉप पैटर्न्स और उसके साथ किस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट फोल्ड्स रहने वाले हैं, वो आपको वी शेप आउटक्रॉप पैटर्न्स दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, वही चीजें। देयर आर नो सिंपल रूल्स टू फॉलो व्हेन डिस्क्राइबिंग द इंटरसेक्शन ऑफ फोल्ड विद द टोपोग्राफी। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, नहीं समझा तो बुक को 3-4 बार फिर से बाद में पढ़ना, ठीक है। जो स्टूडेंट्स वर्ड स्पेसिफिक रहते हैं, नहीं हमको ऐसा ही चाहिए, ठीक है, उनके लिए ये चीजें है। बिकॉज फोल्ड्स कैन हैव वेराइटी ऑफ फॉर्म्स एंड ओरिएंटेशन, द मैप पैटर्न्स ऑफ द फोल्ड डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड, ठीक है, ऑफ द हिंज, यानी कि ओरिएंटेशन, डीप, स्ट्राइक ऑफ द हिंज बिल्कुल, ठीक है, वो वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, किस तरीके का है, या इंक्लाइंड है हिंज बिल्कुल, वो आपको भी उसी कंटेक्स्ट के अंदर पूछा है कि आपके, ठीक है, हिंज आपका बिल्कुल जो है एक तरह से प्लंज ऑफ द फोल्ड एक्सिस 4 ऑप्शन में से कौन सा रहेगा कि वो आउटक्रॉप पैटर्न नहीं बनाएगा। द शेप ऑफ द हिंज एरिया, द एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ ऑफ द फोल्ड, एटीट्यूड ऑफ द एक्सियल प्लेन, एंगल्स, अब ये सब चीजें तो आपको गिवन दी ही नहीं है, ठीक है, पहले बोल दिया है कि इतना इजी नहीं है बोल पाना कि वो आउटक्रॉप वी शेप आउटक्रॉप पैटर्न बनाएगा या नहीं बनाएगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स है, और उन फैक्टर में से सिर्फ एक फैक्टर के ऊपर आपको सिर्फ जानकारी क्वेश्चन के अंदर दी गई है, वो है एटीट्यूड ऑफ हिंज। रेस्ट किसी भी ना उसके शेप, हिंज एरिया, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, जिसके ऊपर भी ऑब्वियसली फोकस किया जाता है, इनमें से किसी चीज की एक तरह से बिल्कुल जो है इंफॉर्मेशंस आपको स्टेटमेंट के अंदर नहीं दी गई है, ठीक है, नहीं दी गई है। वी कैन गिव ओनली अ फ्यू एग्जांपल टू हेल्प यू, देखते हैं किस तरह के। एन अपराइट नॉन प्लंजिंग एंटीक्लाइन, ये मेरा अपराइट नॉन प्लंजिंग है, इसमें क्या प्लंज करना आप बिल्कुल, ठीक है, काइंड ऑफ। So in upright non-plunging anticline whose hinge overlies in parallel to the trace of the valley floor intersect the valley as an upstream pointing V. In such case it may be difficult to recognize the map pattern. अब इस चीज को थोड़ा सा पहले समझ लो, ये इतना इजी नहीं है कि जितना लगे, ठीक है, कंप्लीटली। एक अपराइट है, नॉन प्लंजिंग है, एंटीक्लाइन भी है बिल्कुल उस कंटेक्स्ट के अंदर, ऐसे में हुज हिंज ओवरलाइज एंड इज पैरेलल टू द ट्रेस ऑफ द वैली फ्लोर, बिल्कुल। तो अब जब इस तरीके की कंडीशंस ऑब्वियसली बिल्कुल जो है बनती है, तो इसको पहली बात तो इमेजिन पर कर पाना किसी पर्सन के लिए बहुत ज्यादा थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और ये चीजें ऑब्वियसली मेंशन भी की है, ठीक है। थोड़ा सा अगले ऑप्शंस के ऊपर पहले चलते हैं, देन उन सेम चीजों को फिर से लिख पढ़ते हैं कि भाई आपका फोल्ड का एक्सिस, ठीक है, प्लंज ऑफ द फोल्ड एक्सिस पहले बोला इक्वल होना चाहिए, देन प्लंज ऑफ फोल्ड एक्सिस इज स्टीपर देन द डीप ऑफ द ग्राउंड सरफेस,
ग्राउंड सरफेस कैसा है? प्लेनर। ये ग्राउंड सरफेस है। फोल्ड का एक्सिस कैसा होना चाहिए? ये 0 पे रहेगा, प्लेनर है तो उससे डीपर होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, एक तरह से स्टीपर होना चाहिए, स्टीपर देन द डीप ऑफ द ग्राउंड सरफेस इन द सेम डायरेक्शंस। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो क्या ये आउटक्रॉप पैटर्न यानी कि वी शेप आउटक्रॉप पैटर्न नहीं बनाएगा क्या? एक्चुअली ये वी शेप वैसे ही इंक्लिनेशन है, जब इरोजन होगा तो आपको आउट जो है एक तरह से वी शेप पैटर्न्स आपको देखने को ही मिलने वाला है, बिल्कुल। एंड ऑब्वियसली यहां पे वी शेप पैटर्न किस तरफ है? तो ऑब्वियसली वी पॉइंटिंग डाउनवर्ड की तरफ है, क्लियर दिख रहा है। नेक्स्ट है कि फोल्ड एक्सिस इज इक्वल टू द डीप ऑफ द ग्राउंड सरफेस, वही पहले वाला, ग्राउंड का सरफेस कैसा है? हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और आपके फोल्ड एक्सिस कैसा है? इक्वल टू द डीप ऑफ द ग्राउंड सरफेस। अब जबकि एक तरह से ग्राउंड सरफेस ही 0 है, प्लेनर है, तो फोल्ड का एक्सिस भी प्लेनर ही रहेगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब देखो यहां पे चीज एक है, चीजें यहां तक तो ठीक होती है, ठीक है, कंप्लीटली एक तरह से कि जब फोल्ड का एक्सिस यानी कि प्लंज ऑफ द फोल्ड एक्सिस इज इक्वल टू द डीप ऑफ द ग्राउंड सरफेस, ठीक है, इक्वल टू द डीप ऑफ द ग्राउंड सरफेस। इन सेम डायरेक्शन बोलना, इन अपोजिट डायरेक्शन बोलना बहुत फर्क होता है। इरोजन्स हमेशा हेडवर्ड्स होते हैं। अब जब इस तरह की चीजें होती है कि भाई ठीक है, जो है दिस इज प्लेनर बेड, ऐसा नहीं कि सिर्फ लेफ्ट एंड राइट होता है, दिस इज अ कंप्लीट इमेजिनरी प्लेनर बेड, बिल्कुल ठीक है, इन दैट कंटेक्स्ट। तो ऐसे में इक्वल टू द बिल्कुल जो है डीप ऑफ द ग्राउंड सरफेस, वो भी अपोजिट डायरेक्शन। तो मान लीजिए कि इफ दिस इज द थिंग और इरोजन जो हो रहा है वो किसी और डायरेक्शन में अपोजिट में हो रहा है, इन दैट केस ऑब्वियसली वी शेप आउटक्रॉप बनता ही बनता है, देखेंगे लगे तो पढ़ के। नेक्स्ट आपको अगेन चीज दी है कि फोल्ड का एक्सिस जो है वो इस बार अगेन स्टीपर है देन द डीप ऑफ द ग्राउंड सरफेस। ये ग्राउंड सरफेस है जो कि ऑब्वियसली प्लेनर है, जो कि यानी कि 0 है। फोल्ड का एक्सिस ऑब्वियसली उससे ज्यादा डीपर है, जब इरोजन होगा तो ऑब्वियसली बिल्कुल होगा, लेकिन एक चीज है यहाँ पे, क्या है? अपोजिट डायरेक्शन। मान लो कि ये मेरा प्लेनर एरिया है और इरोजन जो है वो दूसरी तरफ हो रहा है। अब जब इस तरह से होता है तो ऑब्वियसली जो वी पॉइंट होता है ना वो अपवर्ड पॉइंट होता है एक तरह से। अब हाँ, इन चीज़ों को प्रैक्टिस से ही इमेजिन किया जा सकता है, ठीक है, जिनको फोल्ड या वी शेप आउटक्रॉप पैटर्न के बारे में ज़्यादा इधर पढ़ा नहीं हो या फिर अगर बहुत ज़्यादा हार्ड अगर लगता है तो। इन सभी में एक ही ऑप्शन है जो कि परफेक्टली फिट बैठ रहा है, जो कि इक्वल टू द डीप ऑफ द ग्राउंड सरफेस इन सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन वाला नहीं, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन वाला बिल्कुल जो है आपका वी शेप आउटक्रॉप पैटर्न बनाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। ओके, अब बात, ये तो नॉन प्लंजिंग की बात हुई ना। ओके, अब थोड़ा सा प्लंजिंग के बारे में बात करते हैं, जो कि बाकी के दो ऑप्शन थे, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी। स्टीपर देन डीप ऑफ द ग्राउंड सरफेस बोला ना, तो वो प्लंजिंग हो गए। द प्लंजिंग फोल्ड हुज हिंज कोइंसाइड विद द ट्रेस ऑफ द वैली फ्लोर आल्सो डिफाइंस द वी, यानी कि वही वी आउटक्रॉप, बट द डायरेक्शन इन विच द वी पॉइंट्स डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द प्लंज। फॉर एग्जांपल, प्लंजिंग एंटीक्लाइन हुज एक्सिस प्लंज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द बिल्कुल जो प्लंज ऑफ द फ्लोर वैली विल फॉर्म द वी अपस्ट्रीम, और अगर उसकी रिवर्स हो तो वी पॉइंटिंग बिल्कुल जो है आपका डाउनस्ट्रीम, यानी कि वी शेप आपका आउटक्रॉप पैटर्न वहां पे बनना ही बनना है, मिल ही रहा है बिल्कुल आपको, कहां पे? वो बी और डी के अंदर। कंफ्यूजन था बिल्कुल एक तरह से, ये सेम डायरेक्शन एंड अपोजिट डायरेक्शंस के अंदर। तो ऑब्वियसली जब ओरिएंटेशन कंप्लीटली एक सेम डायरेक्शंस के अंदर होता है तो आपको किसी भी तरह की क्या जो है आउटक्रॉप पैटर्न वहां पे देखने को ही नहीं मिलता है। अगर यही चीज अगर रिवर्स हो तो ऑब्वियसली बिल्कुल जो है वहां पे वी शेप आउटक्रॉप पैटर्न्स एक तरह से कॉमनली हमको देखने को जैसे कि वैसे जो है मिल जाते हैं। ओके, एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन ए जो है वो है करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, जिसके अंदर पूछा है कि द गिवन मैप शोज द आउटक्रॉप पैटर्न। अगेन आपको दिया है बेड 1 2 4 अक्रॉस द फॉल्ट प्लेन FF। तो ये बिल्कुल जो है आपको वो 1 2 3 4 दिए है, और गड़बड़ क्या की है, नॉर्मली क्या करते हैं, नंबरिंग या लेटरिंग नीचे से बिल्कुल जो है स्टार्ट की जाती है। अब जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए, जैसे कि 1 2 3 एंड द 4, A B C और D, बिल्कुल वॉट एवर, अगर लेटरिंग करते हैं तो लेटरिंग, नंबर करिंग करते हैं नंबरिंग। अब इन्होंने क्या किया, सिर्फ सीक्वेंस ऑफ नंबर जो है रिवर्स कर दिया, ठीक है, बॉटम से, क्योंकि ऑब्वियसली लॉ ऑफ सुपरपोजिशन है, सबसे पहली लेयर जो है वो बॉटम पे रहेगी, नंबर 1, नंबरिंग भी वही से किया जाता है, ठीक है। अब जानबूझ के सिर्फ बिल्कुल जो है नंबरिंग को रिवर्स किया गया है, 1 को ऊपर और 4 को नीचे कर दिया गया है, बस इतना ही एक याद रखना है, इसके अलावा और ऐसी कोई चीज बिल्कुल जो इस क्वेश्चन के अंदर है नहीं। सो द गिवन मैप शोज द आउटक्रॉप पैटर्न, जहां पे बिल्कुल जो आपके पास एक तरह से 1 से लेकर 4, ठीक है, तो हम तो रिवर्स से बिल्कुल जो जाएंगे, तो 4 3 2 1 बिल्कुल जो इस तरह से आपके पास 4 बाहर है, 3 2 1 तो फिलहाल यहां पर नहीं है, एक तरह से है। अब यहां पे बिल्कुल जो फॉल्ट है आपका F डैश बिल्कुल जो फॉल्ट है, और इस फॉल्ट के अंदर एक चीज जो कि है ये आपका बिल्कुल जो है साइन बोलिए, ठीक है,
कंप्लीटली सिंबल बोलिए। अब ये जिस तरफ है ये ऑब्वियसली बिल्कुल जो है कहीं ना कहीं आपको थ्रो के बारे में एक इंफॉर्मेशन बिल्कुल जो देता है, या ओरिएंटेशन के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन देता है। ऑन अ फ्लैट ग्राउंड एक्स एंड वाई रेफर्स टू द टू ब्लॉक, ये आपका एक एक्स और वाई दो अलग अलग बिल्कुल जो ब्लॉक है। सिंपल लैंग्वेज के अंदर ये आपका फॉल्ट है, या ए बी सी एक तरह से बिल्कुल जो है बिफोर जनरेशन ऑफ फॉल्ट ये आपका एक ब्लॉक है, एक फ्रैक्चर डेवलप हुआ और उस फ्रैक्चर के बाद बिल्कुल जो है वहां पे फॉल्ट बना। तो पहले एक ही ब्लॉक था, बाद में ऑब्वियसली दो ब्लॉक बने, इसको हम एक्स बोल देते, इसको वाई बोल देते। तो इन्होंने एक्स बोला तो यहाँ पे एक्स और इधर वाई बोल देंगे। रेस्ट बिल्कुल जो है एक तरह से वही रहेंगे, ठीक है, एक तरह से ए बी सी और वही ए बी सी, और ये हमारा है एफ एफ डैश बिल्कुल। ओके, सेम चीज बिल्कुल। अब क्योंकि नंबरिंग इन्होंने घुमा दी है तो बस उसी के ऊपर बिल्कुल जो हमको चीजें देखनी है। 1 को ओल्डेस्ट रखना चाहिए तो 4 को ओल्डेस्ट रखा, ठीक है, जानबूझ के किया और कुछ नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर डिपिक्टेड इन द बिल्कुल मैप। तो ये मैप के अंदर जो आपको दिख रहा है इन चारों स्टेटमेंट में से ऑप्शन के कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल जो है उस मैप को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, बस इतना ही पूछा, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो देखते हैं फर्स्ट वन, a southeasterly plunging sin form that was subsequently faulted with the block X up through, बिल्कुल ठीक है। तो पहले तो एक चीज जो कि है कि भाई साउथ ईस्टर्ली, नॉर्थ वेस्टर्ली, साउथ ईस्टर्ली एंड अगेन नॉर्थ वेस्टर्ली, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे दिए आपको दिस वन इज योर नॉर्थ, ये आपकी साउथ हुई, ये आपकी ईस्ट हुई और ये आपकी वेस्ट हुई। तो फर्स्ट इज योर साउथ ईस्ट पार्ट, तो ये आपका साउथ और ईस्ट पार्ट हुआ, यानी कि दिस एरिया बिल्कुल कंप्लीटली, ठीक है, पूरा का पूरा। तो साउथ ईस्टर्ली प्लंजिंग, ठीक है, प्लंज कब बोलते हो, प्लंज आप तब बोलते हो जब एक तरह से फोल्ड का एक्सिस टिल्टेड है। अब यहाँ पे आपको फोल्ड का एक्सिस तो नहीं मिलता, लेकिन फोल्ड का एक्चुअल प्लेन जरूर मिल रहा है जो इटसेल्फ और टिल्टेड, बिल्कुल क्लियरली पता चलता है इससे बिल्कुल। तो प्लंजिंग सिन फॉर्म, नाउ क्या ये सिन फॉर्म है, यानी कि साउथ ईस्ट के अंदर जो ये एक्स ब्लॉक है, क्या ये ब्लॉक एक तरह से आपको सिनफॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अब दो तीन चीजें हैं। एक, पहली बात, जब आप रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू द यंगिंग या टुवर्ड्स द यंगेस्ट या टुवर्ड्स द ओल्डेस्ट आप बोलते हो तो उसको सिनफॉर्म नहीं बोलते, एक बार बुक चेक कर लेना, उसको सिनक्लाइन एंटीक्लाइन बोला जाता है। रिलेशन है ना, इट्स सिन यानी कि आपका बिल्कुल जो है सेम, फॉर्म यानी कि शेप, एंटी यानी कि अपोजिट, फॉर्म यानी कि शेप, इट्स योर एंटी फॉर्म, इट्स अ सिन फॉर्म। जब आप सिन फॉर्म, ठीक है, तो सिन फॉर्म और सिन क्लाइन में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों सेम नहीं है। ओके, एक तरह से क्राइसोटाइल एंड क्राइसोलाइट में जमीन आसमान का फर्क है, एक नहीं है। सब चीज को एक मत समझ लेना। अब बट क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर बहुत सारी चीजें ऑलरेडी शफल कर दी गई है, जैसे कि नंबर्स को भी जो है वो उन्होंने रिवर्स ऑलरेडी बिल्कुल कर दिया फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, ठीक है। अगर ये कंडीशन दी है कि ठीक है नंबरिंग हम बॉटम से नहीं करेंगे, सोचो कि ऑब्वियसली रिवर्स है, हम ऊपर से करेंगे, अगर ऐसा है तो फिर आपको बताना है कि वो सिन फॉर्म है, एंटी फॉर्म है, क्या। अब वैसे तो ऑब्वियसली रिलेशन है, यंगिंग टुवर्ड्स द बिल्कुल जो है ओल्डेस्ट, कोर टुवर्ड्स द बिल्कुल जो है बैक, तब वो हम सिन फॉर्म नहीं बोलते। अगर आप बुक्स पढ़ते हो तो, नहीं पढ़ते हो तो आपके लिए सिन फॉर्म ही है वो, ठीक है। बट अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, सभी जगह पे सिन फॉर्म, एंटी फॉर्म, सिन फॉर्म यही है। तो हम भी एंटीक्लाइन सिनक्लाइन को ऑप्शन के अंदर कुछ है ही नहीं, तो हम भी एंटीक्लाइन को एंटी फॉर्म और सिनक्लाइन को सिन फॉर्म बोल देंगे थोड़ी देर के लिए। अब जिनके लिए सिचुएशन है, पहले देख लेते क्या ये सिन फॉर्म सच में है। ये वाला पार्ट जो एक तरह से एक्स ब्लॉक जो दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, एक्स ब्लॉक दिखा रहा है कि इसके कोर के अंदर 2 है, बाहर 3 है और उसके बाहर 4 है, इस तरह से है। तो क्या ये सिन फॉर्म हुआ, क्या प्लंजिंग है, प्लंजिंग 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 चारों के अंदर है। नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, चारों के अंदर है, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कि वो है या नहीं है ये आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। एक तरह से फोल्ड का एक्सिस जब भी टिल्टेड होता है, ओके, एक तरह से बिल्कुल, या इंक्लाइंड होता है फोल्ड का एक्सिस आपके आउटक्रॉप पैटर्न के ऊपर, तो वो ऑलरेडी वैसे बिल्कुल जो प्लंजिंग हो जाता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सिन फॉर्म एंड एंटी फॉर्म, ठीक है, दो ही ऑप्शन है आपके पास। अब सीक्वेंस इनके जैसा लेना है, हमारे जैसा नहीं बिल्कुल। जब भी इस तरह की कंफ्यूजन होता है उनके लिए, जिनको स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में स्टिल प्रॉब्लम आता है, जिनको नहीं आता ABCD जो आपको आता है टिक करके बिल्कुल जो आगे निकल जाओ, जो है जैसे कि वैसा बिल्कुल जो यहाँ पे लिख देना 4 3 2 1। ये ऑब्वियसली आपका ओल्डेस्ट है और ये ऑब्वियसली आपका बिल्कुल जो यंगेस्ट है। एक बार शेप जो है वो आपका प्लंजिंग फोल्ड का सेम फॉर्म है और एक बार बिल्कुल जो एंटी फॉर्म है, ठीक है, रेस रिपीटेड ये बिल्कुल। तो आपको पता है ना एंटीफॉर्म ऐसा होता है, सिनफॉर्म कुछ इस तरह से होता है, जहां पे कुछ डेफिनेशन है अलग अलग तरीके की, जैसे कि
fold which closes upward is simply called as antiform, or we can say a fold which opens downward is simply called as antiform. वहीं पे चीज रिवर्स कर दो, फोल्ड विच ओपन्स अपवर्ड इज सिनफॉर्म और फोल्ड विच क्लोजेस डाउनवर्ड इज योर सिनफॉर्म. दोनों में से क्या बोलना है? डिफरेंट ऑथर ड्यू टू द प्लेगरिज्म वर्ड चेंज करने वाले हैं, सेम जैसे कि वैसे तो मिलने वाला आपको. अब वही है, इसी चीज को बिल्कुल जो है एक बार एंटीफॉर्म बना दो और एक बार बिल्कुल जो है सिनफॉर्म बना दो, और रिलेशन यहां पर चेक करो कि क्या आ रहा है बिल्कुल. ठीक है, तो सेम जैसे कि वैसे सीक्वेंस लिखना है. इन्होंने बॉटम में 4 लिखा है, आपको भी बॉटम में 4 4 3 2 1. किसी भी चीज को चेंज मत करो, शफल मत करो. वैसे तो सीक्वेंस हमेशा बिल्कुल जो बॉटम से स्टार्ट होता है. हम एक बार इसको एंटीफॉर्म बनाने का ट्राई करेंगे और एक बार सिनफॉर्म. क्यों? क्योंकि हमारे ऑप्शंस के अंदर वो दो ही वर्ड्स है. ठीक है, हमें पता है कि एंटीफॉर्म ऐसा होता है और सिनफॉर्म ऐसा होता है, बस बाय डेफिनेशन इतना पता था. तो सिंपली चीज क्या करना है, हर एक लेयर को, ठीक है, मान लीजिए कि ये हॉरिजॉन्टल लेयर से, थर्ड भी लगे तो मैं ड्रॉ कर देता हूं. ओके, लेयर्स है, बेड्स है, तो इनको सिंपली क्या कर देना, बिल्कुल एंटीफॉर्म है तो इनको बेंड कर दो. ठीक है, इस सिनफॉर्म को थोड़ा सा साइड में ड्रॉ कर देंगे. ओके, तो ये आपका एंटीफॉर्म हुआ. एंटीफॉर्म इस वर्ड का मीनिंग ही वही होता है. ठीक है, एक तरह से एंटी क्लाइन का मीनिंग कुछ अलग होता है. बहुत सारी बुक्स के अंदर गड़बड़ कर दी गई है, इसलिए अगर आप मल्टीपल बुक यानी कि एक से ज्यादा अगर बुक पढ़ते हो तब जाके ये चीजें क्लियर होती है. ओके, तो ये एंटीफॉर्म की कंडीशन है. इसको कोर बोला जाता है. सिर्फ इतने ही एरिया को कोर बोलते हैं. कुछ स्टूडेंट इसको कोर समझते हैं. ठीक है, इस पार्ट को, टॉप लेयर के इनवर्ड वाला पोर्शन उसको कोर समझते हैं, या फिर इसको कोर समझ लेते हैं, इस पोर्शन को. अब यहां पे कोर के अंदर जो है वो 4th नंबर का बिल्कुल जो है बेड रॉक है. 4th नंबर यानी कि यहां पर गिवन के अकॉर्डिंग चलना है हमको, ओल्डेस्ट है. तो अगर ओल्डेस्ट इज इन द कोर इट मींस इट्स एंटीफॉर्म. ठीक है, इसके कोर के अंदर क्या है, 2. 1 है क्या? नहीं. क्यों? क्योंकि फॉल्ट की वजह से हो सकता है कि वो नहीं दिख रहा है, बिल्कुल 2 है. तो 2 कंपेयर टू द 4 3 2, तो इट्स योर 2 इज द यंगेस्ट कंपैरेटिवली, बिल्कुल. ठीक है, एक तरह से. तो इन्होंने बोला कि साउथ ईस्टर्ली प्लंजिंग सिनफॉर्म. फिलहाल तो हमारे पास जो आया है यहां पे ब्लॉक एक्स के लिए, बिल्कुल. तो फॉर ब्लॉक एक्स हम बोल सकते हैं कि ब्लॉक एक्स के कोर के अंदर 2 है. 2 क्या है? यंगर है. यहाँ पे ये तो नहीं है. ठीक है, एक तरह से तो वो हो सकता है कि सिनफॉर्म हो. हम थोड़ा सा ये देखते हैं, एंटीफॉर्म. ठीक है, ब्लॉक वाई, वाई के अंदर 1. ठीक है, एक तरह से बिल्कुल जो है 1 क्या है? यंगेस्ट है. यंगेस्ट अगर आपके कोर के अंदर है तो क्या? अगेन वही चीज बिल्कुल जो है हमको फिर से बार बार एक ही चीज बिल्कुल जो है देखनी है. अगेन वही चीज बिल्कुल जो आने वाली है. ठीक है, कंप्लीटली. तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह से. अब थोड़ी देर के लिए 4 3 2 1 इसको सिनफॉर्म बना दो. ओके, इस बार अब ऐसे ही रहेगा सीक्वेंस. सीक्वेंस तो हम चेंज कर सकते हैं, तो बॉटम में 1 लिख दे बिल्कुल. तो ये आपका यंगर हुआ और ये आपका ओल्डर हुआ. ठीक है, सिनफॉर्म में कोर में यंगेस्ट बेड है और एंटीफॉर्म में कोर में ओल्डेस्ट बेड है. ये बाय डेफिनेशन ऐसा ही रहता है, सिर्फ यहां पे चेंज है नंबर. तो यहां पे कोर के अंदर, यहां पे भी कोर के अंदर 1 है और यहां पे भी कोर के अंदर 2 है. 1 रिलेटिवली यंगेस्ट ही है और 2 भी रिलेटिवली यंगेस्ट ही है कंपेयर टू द अदर, बिल्कुल. ठीक है, यहां पे अगर मैं आउटर, जैसे यहां पे बाहर 4 है, ठीक है, यहां पे 4 है, ये 3 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 1 रहेगा. ठीक है, एक तरह से. तो एक्स जो ब्लॉक है वहां पे जो रिलेशन है 2 3 4 ऐसा है क्या? नहीं है. तो ये रिलेशन कहां पे आएगा? ये यहां पे आएगा. ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4. बाहर की तरफ ओल्डेस्ट और कोर के अंदर यंगेस्ट. अब वो कोर कौन सा बिल्कुल जो है एक्सप्लोड हुआ है, एक्सकैवेट हुआ है, वो वहां तक बिल्कुल यानी कि ट्रेस हुआ है वहीं तक. तो 2 नंबर का हुआ है. कोर में 2, उसके बाहर 3, उसके बाहर 4. ठीक है, ये है सिनफॉर्म आपका. दिस इज योर सिनफॉर्म. कुछ इस कंटेक्स्ट में है, इस तरह से बिल्कुल. सो बेसिकली अगर ये सिनफॉर्म है तो एक्स और वाई दोनों के दोनों बिल्कुल जो आपके सिनफॉर्म ही है. ये भी आपका सिनफॉर्म है. ठीक है, एक तरह से ये भी आपका एक तरह से. ठीक है, यहाँ पे एक्स के लिए इन्होंने एंटीफॉर्म बोल दिया बिल्कुल, जो कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है. ओके, कहीं पर भी वाई भी सिनफॉर्म ही है, एंटीफॉर्म नहीं है. तो देखो ऑप्शन बी ऑप्शन सी वैसे ही कट हो गए, कोई ऑप्शन ही नहीं आपके पास बिल्कुल. ठीक है, अब साउथ ईस्टर्ली प्लंजिंग सिनफॉर्म, तो हाँ यहां तक करेक्ट है. इट वॉज सब्सिक्वेंटली फॉल्टेड विद द ब्लॉक एक्स अप थ्रो, बिल्कुल. अब एक है अप थ्रो
और दूसरा है कि नॉर्थ, अब बचा क्या है, बचा डी, नॉर्थ वेस्ट में बिल्कुल जो एक प्लंजिंग, ये है नॉर्थ और वेस्ट, ये जो ब्लॉक है नॉर्थ वेस्टर्ली प्लंजिंग सिनफॉर्म बिल्कुल जो है दैट वाज सब्सिक्वेंटली फॉल्टेड विद ब्लॉक वाई, यहां तक करेक्ट है बिल्कुल, विच इज योर डाउन थ्रो। डाउन थ्रो अप थ्रो क्या होता है, ठीक है, ये जो ब्लॉक है आपका, मान लीजिए कि ये आपका राइट वाला और ये लेफ्ट वाला है, ये एक्स है ये वाई है, ये फॉल्ट है, ठीक है, ये फॉल्ट का ट्रेस है, ये जो मैं लाइन निकाल रहा हूं एफ एफ डैश, ये ओरिजिनल है, ये उसका ट्रेस है, ओके। अब ऑब्वियसली इस फॉल्ट का डाउन थ्रो जो है वो इस आगे की तरफ है, इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन का मतलब है ये जो डायरेक्शन दी है आपको, ये आपको एक तरह से बिल्कुल जो है एक तरह से साउथ ईस्ट है, तो ये बोल रहा है कि ये डाउन थ्रो होता है एंड दिस वन इज योर अप थ्रो। नाउ दिस ब्लॉक शोज कंप्लीटली बिल्कुल जो है एक तरह से कंप्लीटली विद द ब्लॉक ऑफ द डाउन थ्रो, तो नहीं वो डाउन थ्रो नहीं, वाई ब्लॉक शोज द अप थ्रो और ये आपका डाउन थ्रो है। राइट वाला ब्लॉक या लेफ्ट वाला ब्लॉक ऊपर ही है और आपका जो राइट वाला ब्लॉक है यानी कि एक्स वाला ब्लॉक है वो डाउन थ्रो के अंदर गया है, तो ऑब्वियसली उस कंटेक्स्ट के अंदर नहीं है। अब एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए, साउथ ईस्टर्ली प्लंजिंग करने वाला सिनफॉर्म जो कि स्टेटमेंट के साथ मैच करता है और यहां पर भी ऑब्वियसली मैच करता है, इस तरीके का कोर के अंदर 4 और बाकी आउटवर्ड, यहां पे आउटवर्ड क्या है 4, ठीक है, एक तरह से यहां पर भी, यहां पे आउटवर्ड क्या है 3, तो ऐसा है कि आपके पास नहीं है, कोर के अंदर 1 और बाहर 3, कोर के अंदर 1 और बाहर 3 नहीं है, तो क्या बचा, कोर के अंदर 1 और बाहर 3 है यानी कि सिनफॉर्म, कोर के अंदर 2 और बाहर 4 है यानी कि सिनफॉर्म, ये दोनों के दोनों बिल्कुल जो है एक ही फोल्ड है, सिनफॉर्म सिनफॉर्म, खत्म। दैट्स व्हाई ऑप्शन ए एक ही बचा है कि साउथ ईस्ट में जो ये एक्स ब्लॉक है वो एक सिनफॉर्म भी है और सब्सिक्वेंटली इट फॉल्टेड द ब्लॉक एक्स जो कि अप एक तरह से बिल्कुल जो है आपको अप थ्रो की तरफ बिल्कुल जो है दिखा रहा है, ठीक है, कंप्लीटली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 जिसके अंदर पूछा है कि क्रिस्टल फॉर्म्स डोम कंटेन्स, तो डोम के अंदर बिल्कुल जो है क्या रहता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली डोम के अंदर स्पेसिफिकली जब हम बाय डेफिनेशन देखते हैं दो नॉन पैरेलल फेसेस रहते हैं विच इज रिलेटेड टू द मिरर, ठीक है, दो पैरेलल नहीं, दो नॉन पैरेलल फेसेस विच इज रिलेटेड टू मिरर रहता है, ओके। और वहीं पे अगर दो नॉन पैरेलल फेसेस रिलेटेड टू अगर टू फोल्ड एक्सिस है तो इट्स योर स्पिनॉइड, दो नॉन पैरेलल फेसेस विच इज रिलेटेड टू टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री विच इज योर स्पिनॉइड, ऑप्शन डी जो है वो यहां पे करेक्ट है। देखते नेक्स्ट वन, ओके, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 जिसके अंदर पूछा है कि सिंबल जो है एक आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिया है, दूसरा आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर दिया है, तीसरा बिल्कुल जो आपको एक तरह से राउंडेड ब्रैकेट के अंदर दिया है, तो इन डिफरेंट शेप ऑफ ब्रैकेट्स के अंदर एक तरह से जब आप सिंबल क्रिस्टलोग्राफी के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, बेसिकली तो जनरली ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, ठीक है, मोस्ट कॉमनली जब आप काइंड ऑफ बिल्कुल जो है करली ब्रैकेट यूज करते हो तो करली ब्रैकेट बिल्कुल जो है एक तरह से फैमिली ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, और जो आपका एक तरह से राउंडेड ब्रैकेट्स होता है मोस्ट कॉमनली बिल्कुल तो ये नॉर्मल प्लेन को बिल्कुल जो है रिप्रेजेंट करता है। अब यहां पे फॉर्म लाइन फेस जैसी टर्म है, डायरेक्शन को ही आप लाइन बोलते हो, लिटरेचर के अंदर भी उसी कंटेक्स्ट के अंदर है बिल्कुल, फेस को ही प्लेन बोला जाता है, ठीक है, एक तरह से। तो पहला जो है वो डायरेक्शन है, डायरेक्शन यानी कि लाइन कहां कहां पे है, ये ऑप्शन 2 है, ऑप्शन ए और बी वही से बिल्कुल जो कट हो गए, ठीक है, एक तरह से ये जो है आपका नॉर्मल एक तरह से प्लेन है, प्लेन यानी कि फेस है, ठीक है, ये फेस है, फॉर्म नहीं है।
ऑप्शन डी वैसे करेक्ट हो गया। अब बचा बीच में फेस। अब फेसेस आप तब बोलते हो, ठीक है, कंप्लीटली, तो ये जैसे कि वो प्लेन अगर हो तो। नाउ इट्स फॉर्म। अब फॉर्म, कोई भी फॉर्म किससे बनता है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ फेसेस से, और कॉम्बिनेशन ऑफ फेसेस को क्या बोला जाता है, एक तरह से फैमिली ऑफ प्लेन। एंड दैट्स वाई बिल्कुल जो है यहां पे, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट है तो जनरली हम डायरेक्शंस बोलते हैं, डायरेक्शन यानी कि लाइन। वही अगर एंगुलर ब्रैकेट है तो फैमिली ऑफ डायरेक्शन रहेगा, सर्कुलर ब्रैकेट है तो नॉर्मल प्लेन, कर्ली ब्रैकेट है तो ऑब्वियसली फैमिली ऑफ प्लेन, ठीक है, उस कंटेक्स्ट में होता है। और फैमिली ऑफ प्लेन क्या हुआ, तो मल्टीपल डिफरेंट प्लेन्स, यानी कि आपका बिल्कुल जो फॉर्म हुआ, उस कंटेक्स्ट में ऑप्शन डी जो है वो है करेक्ट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, जिसके अंदर पूछा है कि मैच द स्ट्रैटिग्राफिक यूनिट इन ग्रुप 1 विद द करस्पॉन्डिंग आर्कियन क्रेटॉन्स इन ग्रुप 2 के अंदर जो आपको बिल्कुल दी है वो, ठीक है। आपके पास बाबा बुदाना है, बैंडेड निसिक कॉम्प्लेक्स, बोनाई ग्रेनाइट और कोलार ग्रुप, वो किस क्रेटॉन के अंदर आता है, ईस्टर्न धारवार, वेस्टर्न धारवार, अरवली, या फिर बिल्कुल जो है सिंहभूम क्रेटॉन के अंदर बिल्कुल आते हैं, यही से पूछा है। तो देखो वेस्टर्न धारवार के अंदर बिल्कुल जो आपको बाबा बुदान ग्रुप, और ईस्टर्न धारवार के अंदर जो है आपको कोलार ग्रुप देखने को मिल जाता है। ओके, सो बाबा बुदान ग्रुप WDC में, यानी कि वेस्टर्न धारवाड़ के अंदर P का 2 कहां पे है, 1 और 2, B और D ऑप्शंस वैसे ही कट हो गए बिल्कुल। देन कोलार ग्रुप जो है आपको ईस्टर्न धारवाड़ में मिल जाता है, तो दिस इज कोलार ग्रुप जो आपको ईस्टर्न में मिल जाएगा। S का 1 कहां पर है, बिल्कुल 1, ठीक है, यहां पर, और दूसरा यहां पर है ही नहीं, तो यानी कि ऑप्शन है वैसे ही करेक्ट हो गया। बैंडेड निसिक कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो बैंडेड निसिक कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिल जाता है अरवली सुपर ग्रुप के अंदर, और बोनाई ग्रेनाइट आपको देखने को मिलता है सिंहभूम क्रेटॉन के अंदर। ओके, सो आपका बोनाई ग्रेनाइट बिल्कुल जो है वो सिंहभूम के अंदर, R का 4 करेक्ट है, एंड बैंडेड निसिक कॉम्प्लेक्स बिल्कुल जो है एक तरह से आपको अरवली के अंदर, Q का 3 करेक्ट है, तो ऑप्शन ए जो है वो वहां पर करेक्ट हुआ। देखते हैं नेक्स्ट वन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, जिसके अंदर पूछा है कि विच वन ऑफ द मेटामॉर्फिक फेसेस सीक्वेंस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेटामॉर्फिक ग्रेड डिफाइंस द थर्मल मेटामॉर्फिज्म। तो यहाँ पे जितने भी एक्चुअली आपको दी है वो सभी के सभी बिल्कुल जो थर्मल यानी कि कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म की बिल्कुल जो है मेटामॉर्फिक फेसेस है, और ज्यादातर सभी के सभी बिल्कुल जो है लो ग्रेड जानी जाती है एक तरह से बिल्कुल इन कंटेक्स्ट, या फिर हम सिंपल लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं लो प्रेशर मेटामॉर्फिक फेसेस, ठीक है, ऑफ कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। और जहां पे जनरली हाई जियो थर्मल ग्रेडियंट्स होता है उस एरिया की जनरली बिल्कुल ये होती है, और उसी का आपको एक तरह से सीक्वेंस पूछा है, ठीक है, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर बिल्कुल। सो सीक्वेंस देख लेते हैं। ओके, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेटामॉर्फिक ग्रेड। अब क्योंकि ये है ही लो ग्रेड की, तो सिर्फ टेम्परेचर ही बढ़ेगा, ठीक है, यहां पर है तो इनका प्रेशर नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ऐसे में सबसे पहले आपको बिल्कुल जो है यहां पर देखने को मिलेगी अल्बाइट, एपिडोड, हॉर्नफ्लेंस फेसिस, हॉर्नप्लेन हॉर्नफिल्स, पायरोक्सिन हॉर्नफिल्स एंड द साइनेडेरिन। तो दिस इज योर परफेक्ट सीक्वेंस। तो हमको सिर्फ अल्बाइट एपिडोड से चेक करना है, ठीक है। तो हियर वी हैव द अल्बाइट एपिडोड वाले बिल्कुल जो सीक्वेंस ए एंड सी बिल्कुल जो है यहाँ पे कट हो गए बिल्कुल। सो उसके बाद जो है सिक्वेंशियली वी हैव हॉर्नब्लेंड हॉर्नफिल्स, तो अगेन ऑब्वियसली हॉर्नब्लेंड हॉर्नफिल्स करेक्ट है। देन वी हैव पायरोक्सिन हॉर्नफिल्स, हॉर्नब्लेंड हॉर्नफिल्स के बाद वी हैव पायरोक्सिन हॉर्नफिल्स, ठीक है, जो कि ऑप्शन डी के अंदर ये है, ऑप्शन बी वैसे कट हो गया। लास्ट इज योर साइनेडाइट, और हाँ साइनेडाइट फेसिस जो है वो वन ऑफ द रेयरेस्ट में से है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, जिसके अंदर पूछा है कि निकेल और आर नॉट बोला है एसोसिएटेड विथ। 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से किसके साथ बिल्कुल जो है आपको निकेल और जनरली बिल्कुल जो है देखने को नहीं मिलता है। तो मोस्ट कॉमनली आपके पास बिल्कुल जो अल्ट्रामैफिक इग्नियस के रॉक के अंदर भी जो है निकेल्स जनरली बिल्कुल जो देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये अल्ट्रामैफिक या हाइड्रोथर्मल ओर्स के एसोसिएशन में आपको ज्यादातर देखने को मिलता है। सेकेंड, लैटरेटिक वे के अंदर ही वेदरिंग ऑफ अल्ट्रामैफिक इग्नियस रॉक गिव्स यू द लैटरेटिक प्रोडक्ट, और इन दैट लैटरेटिक प्रोडक्ट आपको निकेल और देखने को मिल जाएंगे।
पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के अंदर भी होते हैं, सिर्फ आपको कभी भी बिल्कुल जो ये स्कार्न के अंदर नहीं मिलते। उसका ऑब्वियसली सिंपल सा रिलेशन भी या एक तरह से कॉज भी बताते हैं, जहां पर ऑब्वियसली बिल्कुल जो है एसोसिएशन ऑफ हाई टेम्परेचर कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिक रॉक के साथ जब होता है, लाइमस्टोन्स वगैरह ना सो ऑन, बिल्कुल वो आपका स्कार्न वाला प्रोडक्ट है, जहां पे स्पेसिफिकली आपको कॉपर, आयरन, टंगस्टन बाकी चीजें देखने को मिलती है। निकेल ओर का एक तरह से बिल्कुल जो एसोसिएशन बहुत रेयर और ना के बराबर बिल्कुल जो है इस तरीके के स्कान के अंदर जो देखा गया है। ठीक है, जनरली आप ओरिजिन वगैरह भी अगर पढ़ते हो निकेल के अंदर तो भी ये सेम चीज बिल्कुल आपको जैसे कि वैसे देखने को मिल जाएंगी। ओके।